हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। यहाँ पर हम लोग आज ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं भूकंप कि भूकंप क्या है, कैसे होता है, क्या इसकी जो प्रक्रिया है आने की, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अच्छा, आपको बता दें, ये सब ऑलरेडी आपने जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं या फिर इन सब में आपने ये ज्योग्राफी का पढ़ा होगा, भूकंप वगैरह के बारे में। आपने स्पेशली यहाँ पर मास्टर की डिग्री जब आप कर रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा, मतलब जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने कवर की होगी। लेकिन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, अर्थक्वेक है, भूकंप। ठीक है, चलो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि भूकंप क्या है। भूकंप भूकंप को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने? दो भागों में बांटते हैं। एक आता है आपका भू और दूसरा आता है कम। ठीक है, अब भू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो, भू का मतलब होता है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। जो आपकी इस तरीके से आपकी पृथ्वी है, जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है, इसी को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्रस्ट कहते हैं। कंप का मतलब होता है जो भी अचानक में कोई हलचल या फिर कंपन होना, किसके? पृथ्वी के अंदर, यहाँ पर। तो ये क्या होता है? यानी कि ये क्या होता है? यहाँ पर सडनली कोई आपका क्या होता है, यहाँ पर एक हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसी को कहते हैं कंप। कंप का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब कि भूपर्पटी पर अचानक पे होने वाले हलचल को ही क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भूकंप कैसे आता है, क्या है कारण, इसका कारण क्या होती है, इसके तरंगे क्या हैं, और इसके तरंगों के मापन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर कवर किया है। हमने कोई यहाँ पर चीज़ें, फर्जी की चीज़ें यहाँ पर नहीं ली है, जिससे आपका टाइम यहाँ पर बच सके। अच्छा, 1 मिनट जरा देख ले, ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सारी चीज़ें क्लियर है। चलो, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, भूकंप। ठीक है, एक सेकंड। चलो, तो हम लोग अपना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका है क्या है कि भूकंप, यानी कि भूकंप क्या है, भूकंप के प्रकार के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो प्लेट विवर्तन की एवं भूकंप आते हैं, इसके कारण से, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण जो भूकंप होते हैं, इनके बारे में, भूकंप के प्रभाव क्या है और भूकंप का वितरण क्या है, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनके कारण हो गए, प्रकार हो गए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल के उसमें तो सारी अब चलिए, यहाँ पे हमने ये बता दिया कि भूकंप कैसे आता है, क्या चीजें हैं। अब ये आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे, है ना? तो यहाँ पर बता दें कि ये आपकी पूरी पृथ्वी है। सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव कहाँ पे हुआ था? जो आपके इस पार्ट में हुआ था, इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट पे जो हुआ था, इसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र कहते हैं, यानी कि एपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। अच्छा, ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर मेन पॉइंट है। यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होती है? सर्वप्रथम भूकंपीय ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है यहाँ से। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये पूरी पृथ्वी है। यहाँ पर आपने देखा होगा क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर अभिकेंद्र है, यानी कि जो आपका पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि भूकंप के कारण क्या होती हैं। 2 प्रकार के कारण होते हैं, एक आपका यहाँ पर प्राकृतिक कारण हो गया भूकंप आने के, और एक आपका मानव जनित कारण हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो लहरें हैं, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इसे क्या कहते हैं? समघात रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर समघात रेखा कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एंटी, यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसे जो अर्थ के इस लास्ट वाले इस पे आकर यहाँ पर इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो भूकंप इस तरीके से आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जहाँ पे सर्वप्रथम आपको महसूस होता है उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। चीजें अभी क्लियर होंगी, परेशान ना होइए, सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि पूरा एक स्ट्रक्चर जिस तरीके से उसको हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं भूकंपीय तरंगों के प्रकार। देखो, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉडी वेव होती है यानी भूगर्भिक तरंगे होती हैं, और एक आपकी सरफेस तरंगे होती हैं जो सतह पर, यानी कि जब हमने इस पे बात किया था यहाँ पर, तो हमारी जो दो तरंगे हमने बताई थी यहाँ पर, एक तो इसके अंदर ये आपकी पूरी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर दो प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं, और इस पृथ्वी के बाहर वाले जो पार्ट है इस पे दो प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर जो है ये पी वेव है और एस वेव है, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये आपके पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट में पाई जाती हैं, इस पार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो और आपकी क्या है, यहाँ पर सरफेस वेव जो होती हैं यानी सतही तरंगे जो होती हैं, एल और आर, ये एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं एल वेव होती हैं। ठीक है, ये बहुत खतरनाक भी होती हैं। ठीक, तो ये जो है आपका यहाँ पर एल और आर वेव जो है ये कहाँ पाई जाती हैं, इस पार्ट पे पाई जाती हैं, इस पार्ट पे पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो बीच जो सतह है यानी कि जो बाहर वाला पोर्शन है उस पे पाई जाती हैं। कैसे पता चलता है, ये आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी तरंगे यानी कि यहाँ पे जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, पी वेव होती है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पी वेव क्या होती हैं। ठीक है, पी वेव जो होती हैं आपकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से चलती हैं, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर वाला पार्ट होता है। तो जब पृथ्वी के अंदर जब ये चलती हैं तो इस तरीके से सीधे ये इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, ये जो है ये मतलब यहाँ पर इनकी जो गति होती है, स्पीड होती है चलने की, ये 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या करती हैं, चलती हैं, विचरण करती हैं। यहाँ पर मतलब ये मान के चलिए कि ये इतनी स्पीड होती है कि 1 सेकंड में ये 11 किलोमीटर का की दूरी तय करती हैं। ठीक है, और ये किसके अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती हैं, यानी कि ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं इनके तरह होती हैं, लॉन्गिट्यूड वेव होती हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो जो आपकी ये जो इनकी दिशा है इसके समांतर चलती हैं, और दूसरा आपका ये ध्वनि की तरंगों के समान होती हैं। ये जो होती हैं इनमें जो है ध्वनि की तरंगे, यानी कि जैसे आपका अगर आपने हवा, जैसे हवा क्या है, हवा इस तरीके से चलती है ना, इस तरीके से चलती है, तो ये भी उसी की तरह होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये जो होती हैं ये आपका जो है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में गतिशील होती हैं। मतलब ये जो है इतनी तीव्र होती हैं कि ये सबको क्रॉस कर जाती हैं। मतलब ये सॉलिड में भी चल सकती हैं, कोई ठोस पदार्थ है उसमें भी चल सकती हैं, जो लिक्विड वाला है उसमें भी चल सकती हैं, गैस में भी इसको क्या करती हैं, ये क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पुश एंड पुल भी कहा जाता है। किसको, पी वेव तरंगों को
पुश एंड पुल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप पी वेव के बारे में समझिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, इनके वेग की बात करते हैं। तो जो इनका वेग है वो घनत्व किसे v से यहाँ पर इनको क्या किया जाता है, बताया जाता है। घनत्व के बढ़ने पर वेग क्या करता है, बढ़ता है इसमें। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है आपका ये दृढ़ता जितना अधिक होगा इसमें, यानी जब ये अधिक होता है तो वेग उतना ज्यादा क्या होता है यहाँ पर होता है। यही सभी माध्यम क्या है, गतिशील होते हैं। यही कारण रहा है कि यहाँ पर ये क्या होती हैं, ये तरंगे गतिशील रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे अगर मान लो ये आपका है, तो ये जो होंगी आपकी क्या होंगी, गतिशील होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि किसके बारे में, एस तरंगों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एस तरंगे हमारी कौन सी होती हैं। सेकेंडरी वेव जो है वो हमारी प्राइमरी वेव क्या कौन सी हो गई, पी तरंगे हो गई, और सेकंड हमारी कौन सी होती हैं, एस तरंगे होंगी। ठीक है, एस तरंगे हमारी किस तरीके से चलती हैं, ये तरंगे जो है कण की दिशा में लंबवत होती हैं। ठीक है, गति की अगर इनकी स्पीड की या गति की बात करें तो ये 5.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, यानी कि जो इनकी स्पीड है एक सेकंड में ये 5.5 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। नेचर की बात करें कि तो इनकी प्रकृति किस तरीके की होती है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगों की तरह होती हैं। इस तरीके से ये जो है श्रिंक बनाती हैं, मतलब क्रस्ट से फिर इस तरीके से जाती हैं, गर्त फिर इस तरीके से बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, यही आपका क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। ठीक है, गर्त होती हैं, फिर यहाँ पर ये श्रिंक होती हैं, फिर ये आपका क्या है, ये आपका जो होता है यहाँ पर इस तरीके से, फिर ये आपका यहाँ पे क्या होता है, क्रस्ट होता है, यानी कि ये अपने लंबवत में अपनी दूरी जो लंबवत है, दिशा जो है लंबवत से चलती हैं। ये तरंगे श्रिंक और गर्त व्यक्त करती हैं, जिसे क्रस्ट एंड इन्हें क्या ट्रेंच वेव भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से चलती हैं, इसलिए कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इस तरीके से चलती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका गर्त बन रहा है और ये आपका क्या है, ट्रेंच बन रहा है। तो ये जो है ये ट्रेंच कह रहे हैं, ये आपका क्या है, श्रिंक बन रहा है। तो इसी को इसे क्या कहते हैं, गर्त और श्रिंक भी कहते हैं। ये तरंगे मोस्टली सागरी तरंगों के समान होती हैं। वेग इनका 5 जो है v बता दिया आपको। ये केवल किस पे, ठोस पदार्थ पे ही चलती हैं, मतलब ये सॉलिड में ही ये क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। ये लिक्विड को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इनकी जो स्पीड होती है वो ये लिक्विड को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में गतिशील होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी हमने किसकी बात कर ली, यहाँ पे लिक्विड की बात कर ली कि लिक्विड में जो हमारे यानी कि भूमि के मतलब पृथ्वी के अंदर जो हमारी तरंगे हैं पी और एस वेव, इनकी बात कर ली हमने। अब हम यहाँ पे सतह की बात करेंगे, किसकी, सतह पे हमारी दो प्रकार की हैं, एक एल वेव तरंग हो गई, ठीक है, और एक आपकी आर वेव तरंग हो गई। ठीक, तो इनको हम यहाँ पर देखते हैं। जो एल वेव तरंग यानी कि इन्हें कह सकते हैं कि रैले तरंगे क्यों कहते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। यह सतही तरंगे होती हैं, रैले तरंगे, और इसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, किसकी, आर वेव की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों के क्या गुण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इनकी स्पीड कितनी होती है, 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है।
ये चलती हैं। और इनकी जो यहाँ पर स्पीड भी हमने बता दिया, इस तरीके से होती हैं। अब हम एल वेव के बारे में बताएंगे कि एल वेव क्या होती हैं। इनकी जो स्पीड है चलने की सतह पर, जो भूकंप आता है, आप देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि इतनी कहते हैं ना कि 7 पॉइंट पे भूकंप आ गया, 5 पॉइंट के उस पे पर सेकेंड पे भूकंप आया था। तो जो इनकी स्पीड है, गति है, ये इनकी 2 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि 1 सेकंड में ये 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। और जो इनकी आवृत्ति होती है वो सर्वाधिक होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट होती है, और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। लब क्या होता है, हमेशा विनाशकारी होता है ना, तो इसीलिए इनको बोला गया कि ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। और इस ये जो है आपका, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक एनालिसिस किया हुआ है कि किस तरीके से आप यहाँ पर एक पॉइंट वाइज बना सकते हैं। एक तरीके से देखें तो ये आपकी शॉर्ट नोट्स हो गया कि आपके लिए एकदम प्रॉपर शॉर्ट नोट्स तैयार है कि आप इसको केवल क्या है, रीड करना है और पढ़ना है। ठीक है, देखो अब ये देखो यहाँ पर जो आपके अगर हम तुलनात्मक, यानी कि अगर हमें एक चार्ट बनाना हो तो हम इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे तरंग हो गई, स्पीड हो गई, मीडियम हो गया, नेचर उनका हो गया, और फिर यहाँ पर जो है विनाश जो होता है वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये विनाशकारी हानिकारक होती है। पी वेव तरंगे ये 11 किलोमीटर पर सेकंड चलती हैं। ये ठोस और द्रव्य यानी और गैस तीनों पे ये चल सकती हैं, तीनों को पार कर सकती हैं। इनकी जो नेचर प्रकृति होती है वो किस तरीके से होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे यानी साउंड लाइक होती हैं। और ये क्या विनाशकारी कम होती हैं क्योंकि ये अंदर चलती हैं तो इतना महसूस नहीं होता है। एस तरंगे जो हो गई, एस तरंगे 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड तय करती हैं। ये केवल सॉलिड पे चलती हैं, यानी कि कोई ठोस पदार्थ पे ही ये चलती हैं। फिर ये आपकी कितनी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये वाटर लाइक होती हैं, जैसे वाटर के समान होती हैं, जो वाटर में जिस तरीके से चलती हैं महासागर में, उसी तरीके से ये होती हैं। इनका मीडियम जो, यानी ये जो है ये मतलब मीडियम विनाशकारी होती हैं। ठीक है, एक एवरेज होती है। लेकिन यहाँ पर एल वेव जो तरंगे होती हैं वो स्पीड जो है इनकी ये 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की दूरी तय करती हैं, और ये धरातल पर होती हैं। ये किस पे होती हैं, धरातल पे होती हैं। और इसी कारण ये सतही, इनका जो सरफेस कहा जाता है कि ये धरातल पे चलती हैं, जिस पे आप रहते हैं वहां पर ये भूकंप का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार भूकंप आया है तो यहाँ पे एल वेव तरंग आती है। हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, सारे दे दिए जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम पी वेव लगा के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे विनाशकारी कौन सी होती हैं, एल वेव तरंगे होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये बहुत विनाशकारी होती हैं। अब देखते हैं इनको खोजा किसने है और कब खोजा गया। तो भूकंपीय तरंगों को 1909 में क्रोएशिया की कुल्पा घाटी के भूकंप में इनको पाया गया था। और यहाँ ये पाई गई थी ये तरंगे जो आपकी हैं। यहाँ पर वेग इनका जो होता है ये 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड पीजी होता है। और यहाँ पर यानी कि पीजी तरंगे, प्राइमरी तरंगे, और यहाँ पर एस जी जो है ये आपका 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड एस जी थी। ठीक है, यह पी क्यू और एस क्यू वेग इनका था। ठीक, फिर 1923 में टार्न के भूकंप में इन्हें देखा गया था। यहाँ पर जो है पी और एस तरंगे थी। ठीक है, यहाँ तरंगे पाई गई थी। और फिर ये आपका जो है 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इनकी थी, पी की, और 4 किलोमीटर पर सेकंड एस की स्पीड थी। ये पाया गया था। ठीक है, इनको ढूंढा गया था।
तो ये हमारा यहाँ पे हम लोगों ने किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है भूकंपीय तरंगों का मापन यानी मेजरमेंट की हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर मेजर करते हैं, जो हमारी तरंगे होती हैं उनको किस तरीके से हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, किस स्केल के थ्रू। तो यहाँ पर इनके मापन को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक आपका रिक्टर स्केल हो गया, मरकरी स्केल हो गया और MM स्केल हो गया। इनसे इनको क्या किया जाता है, यहाँ पर मेजर किया जाता है। ठीक है, इनके जो कि कितना मतलब किस स्पीड से चल रही हैं और कितना विनाशकारी रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर इसी से ही पता चलता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से कारण रहा है आने का, सिद्धांत देखा। अब यहाँ पर कौन कौन सी तरंगे हुई, PSL, ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो तरंगे होती है ना, ये प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ा हुआ होता है, मतलब ये जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक से भी भूकंप आते हैं और कैसे चीजें होती हैं। चलो, तो पहला भूकंप के कारण हम देखेंगे यहाँ पर एक समग्र वर्गीकरण के बारे में। यहाँ पर भूकंप के कारण देखते हैं 3 कारण है। एक तो हमारा क्या है, नेचुरल हो गया यानी कि प्राकृतिक हो गया। दूसरा हमारा होता है पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी के इतर यानी कि एक्स्ट्रा इंटीरियल जो आपका होता है पृथ्वी से इतर पे देखा जाता है। फिर यहाँ पर मैन मेड यानी कि मानव जनित द्वारा जो भी भूकंप आने के कारण होते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका प्राकृतिक है इनसे कैसे होता है। तो पृथ्वी पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि ठंडे होने की प्रक्रिया के कारण वो क्या होती थी, सिकुड़ती थी। ठीक है, प्रक्रिया होती थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ज्वालामुखी का कारण हो गया, भूकंप आने का चांसेस होते हैं कि जब ज्वालामुखी वो फूटता है या आता है तो इसके कारण भी भूकंप आते हैं। फॉल्ट भ्रंशन के कारण भी आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा फॉल्टिंग होती है, भ्रंश होता है। आप ये ज्यादातर करके कहाँ सुनाई देने में आते हैं, ये आपके उत्तराखंड हो गया या फिर आपका जम्मू वाला पार्ट हो गया, मतलब जितने भी पहाड़ी एरिया हैं जहाँ पर ये चीजें ज्यादा होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। फिर ये तीसरा हमारा ये आता है उल्का पिंड, जो हमारा पृथ्वी से इतर होता है। जब उल्का पिंड अंतरिक्ष से उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये मतलब आकर टकराता है, तो उसके कारण भी क्या होते हैं, पृथ्वी में हलचल होती है जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात कर ले तो मानव जनित हो गया यानी कि मानव द्वारा यानी कि जो ह्यूमन मैन मेड वाला है पोर्शन, इसमें क्या होते हैं, मानव द्वारा बांध बनाए जाते हैं, परमाणु परीक्षण किए जाते हैं या फिर कोई खनन होती है। तो इस कारण से भी जो यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, इस कारण से भी भूकंप आते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आता है। चलो, तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी पहला हमारा प्राकृतिक कारण है। यहाँ पे प्राकृतिक कारण में भी हम देखेंगे सबसे पहले कि पृथ्वी का सिकुड़ना। नंबर 1, प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी, तप्त गैस का गोला थी। और जब वो धीरे धीरे क्या हुई, वो जब धीरे धीरे कूलिंग होना शुरू हुआ यानी कि ठंडा होना शुरू हुआ, तो कोई भी चीज है आप देखे होंगे जब गर्म होती है तो वो फैलती है, लेकिन जब वो ठंडी होती है तो क्या होती है, वो सिकुड़ती है। ये आपने देखा है ना। तो इसके कारण से जब वो सिकुड़ी तो उसमें क्या हुआ, भूपर्पटी में हलचल हुआ। क्यों, क्योंकि जब वो सिकुड़ेगी तो उसका स्पेस कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, भूपर्पटी पे यानी कि जो हमारा क्रस्ट था उस पे क्या हुआ, हलचल हुआ। उस कारण से क्या हुए, भूकंप आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रही जिस कारण से भूकंप का क्या हुआ, यहाँ पर उत्पन्न हुआ। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा प्राकृतिक कारण क्या है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के कारण कैसे होता है, जब मैग्मा और लावा सतह पर क्या आता है, यानी कि यहाँ पर तो अब देखो जैसे ये मान लो कि यहाँ पर इसको अगर आप जोड़ेंगे संवहन धारा सिद्धांत से तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।
संवहन धारा सिद्धांत में क्या था, रेडियो एक्टिव तत्व थे, वो क्या हो रहे थे, वो जब अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे थे, यानी कि जब वो एक्टिव हुए वहां पे खूब सारी एनर्जी रिलीज हुई, उस कारण से यहाँ पर क्या हुआ, जो भी सॉलिड था वो क्या हुआ, उसको वो पिघल कर किस क्या बना, मैग्मा बना। और जब वो मैग्मा बना तो जब वो इतनी हीट वहां पर हुई कि वो मतलब बाहर निकलने के लिए वो क्या थे, व्याकुल थे, कि मतलब हम उनको क्या हुआ, ये बाहर निकलने के लिए क्या हुए, ऊपर की ओर उठे। और जब ये ऊपर की ओर उठेंगे तो यहाँ पर क्रस्ट से टकराएंगे, और जब ये क्रस्ट से टकराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हलचल होगा, कुछ कुछ प्रेशर पड़ेगा। ये इस तरीके से जब ये प्रेशर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर भूपर्पटी पे क्या होगा, कंपन आएगा। ठीक है, तो ये भी कारण क्या होता है, भूकंप का कारण उत्पन्न करता है, उन भूकंप आने का कारण उत्पन्न करता है। एक चीज हमेशा ये रखें कि प्रत्येक मतलब ज्वालामुखी के बाद भूकंप आना तय होता है, लेकिन भूकंप के बाद ज्वालामुखी आना तय नहीं होता है। ठीक है, तीसरा हमारा कारण क्या है, प्राकृतिक में भ्रंशन यानी कि फॉल्टिंग की बात कर लेते हैं। तो फॉल्टिंग कैसे होती है, यहाँ पर मान के चलो कि ये एक रॉक्स है, ये अब क्या है, चट्टान है, ये एक चट्टान है। ठीक है, अब ये चट्टान है, अब इस पे मान लो कि पहले क्या है, चट्टानों का टूटना और खिसकना, बार बार जब आप किसी चीज पे प्रेशर देंगे तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक टाइम तक का वो प्रेशर सहन कर पाएगा। फिर वह जब टूटता है, जब वो चट्टान टूटेगी, बीच से टकराएगी, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी उत्पन्न होगी। चट्टानें जब टूटेंगी तो उससे भी क्या होता है, भूकंप, भूपर्पटी पे क्या होता है, कंपन होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहे, कुछ प्राकृतिक ने पड़ाव थे जो हमारे भूकंप आते हैं जिस कारण से। फिर हम अब यहाँ पे अपना दूसरा सिद्धांत देखेंगे। मुख्य सिद्धांत क्या है, यहाँ पर प्रत्यास्था क्या है, पुनर्संचलन। ठीक है, चट्टान पर क्या होता है, बल पड़ता है यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या होती है, इलास्टिसिटी, जो इलास्टिक लिमिट होती है वो क्या होती है, रीच्ड होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, वो सीमा क्या होती है, बढ़ती है या फिर पहुंचती है। फिर चट्टान का क्या होता है, टूटना। जैसे अब ये एक रबड़ के माध्यम से सोचिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब उसको दोनों तरफ से खींचा जाएगा, जब ये बल पड़ेगा तो ये क्या होगा, एक इधर बल खींच रहा है और एक इधर बल खींच रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बीच में क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, और एक टाइम में ऐसा आता है कि ये क्या होता है, ये रबड़ टूट जाती है। तो यही कारण होता है क्या, भूकंप आने के, भूकंपीय तरंगे जो जो क्या करती हैं, यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे कि बाह्य और मानव जनित जो हमारे बल होते हैं उनके कारण किस तरीके से उल्का मतलब भूकंप आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं किसका, उल्का पिंड की बात करते हैं। ठीक है, धातु चट्टानों, जो धातु हैं वो क्या होती हैं, चट्टानों से बनी होती हैं। ये जो धातुओं और चट्टानों, ये किससे बनी होती है, बर्फ से बने पिंड होते हैं। उल्का पिंड की बात कर रहे हैं तो एक सेकंड, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, जो आपकी उल्का पिंड है ये किससे बनी होती है, धातुओं, चट्टानों और बर्फ से ये बने होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होते हैं, ये एक आकाशीय पिंड होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, और ये इन्हीं से बने होते हैं, धातु होते हैं, यहाँ पे चट्टान हो गई, और बर्फ से बने हुए एक आकाशीय पिंड होते हैं, जो यहाँ पर क्या होते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण
यहाँ पर क्या होते हैं के कारण जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी कि खिंचाव के कारण कह सकते हैं, ये क्या करती हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। और जब यह जब ये पृथ्वी पर जब गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरते हैं, तो इसी कारण से पृथ्वी की भूपर्पटी पे क्या होता है, भूकंप आता है, हलचल होता है, जिसके कारण क्या होती है, भूकंप आती हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका उल्का पिंड है और ये हमारी पृथ्वी है प्यारी सी। अब ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, ये खिंचाव हुआ। और जब ये इस पे जब खिंचाव के कारण ये पृथ्वी से टकराई, पृथ्वी पर गिरी, उसके कारण क्या हुआ, हलचल हुआ भूपर्पटी पे, और यही कारण है कि यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ। ठीक है, मानव जनित की बात कर लें कि यहाँ पर, तो यहाँ पे बांध, मानो अब जैसे बांध बनवाना, इससे भूकंप आता है ना। बड़े बड़े डैम लग रहे हैं, तो ये डैम कैसे होते हैं, जब यहाँ पे कुछ उत्पन्न होता है, खनन होते हैं, इसके कारण होता है। परमाणु परीक्षण जो आपका है, न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, तो इस कारण से भी क्या होता है, पृथ्वी पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप आते हैं। यहाँ पे खनन हो रही है, माइनिंग हो रही है, तो इसमें क्या होती है, इसके कारण भी क्या होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ता है, भूकंप आने के चांसेस होते हैं। आप देख रहे होंगे कि आप पहाड़ों को काट काट के उसको रोड बना रहे हैं, आप उसको उसमें कुछ मतलब ये टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये भूकंप आने के ही चांसेस हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा तो सुना होगा कि जम्मू वाला केस सुना होगा कि किस तरीके से बाढ़ आई, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं उसी का ही पार्ट है, जो हम लोग यहाँ पे खनन करते हैं, परीक्षण हो गया, बांध का मतलब प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति तो अपना क्या है, विकराल रूप तो दिखाएगी। तो यही कारण होते हैं भूकंप के आने के चांसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भूकंप में एवं प्लेट विवर्तन की, यानी कि जो आपका यहाँ पे कह सकते हैं भूकंप जब आता है तो इसके प्लेट टेक्टोनिक का क्या रोल है, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि जो है आपका बेनी ऑफ जोन किसे कहते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। तो बेनी ऑफ जोन जो है वह क्षेत्र है जहां पर प्लेट पिघलती हैं और भूकंप आते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं। अब ये देखो, ये आपकी क्या है, ये आपकी ये अपसारी प्लेटें हैं ये। ठीक है, अपसारी क्या होती हैं, जब दो प्लेटें आप एक दूसरे से दूर होती हैं और उस कारण से क्या होती है, खिंचाव होता है। और जब वो खिंचाव होता है तो उस कारण से क्या होता है, यहाँ पे जब खिंचाव होगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका ये टूटते हैं और इस कारण से क्या होता है, मैं जो आप यहाँ पर एक सेकंड, तो ये क्या होंगे, ये टकराएंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से यहाँ पे जब ये टकराती हैं और जब यहाँ पर इस वाले पार्ट में आती हैं, जब एक प्लेट और दूसरे प्लेट से टकरा मतलब खिंचाव होती है, इस कारण से क्या होती है, यहाँ पर क्या एक भ्रंश उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, छाया क्षेत्र कह सकते हैं, बेनी ऑफ जोन, वह क्षेत्र होता है जहां पर प्लेट क्या होती हैं, पिघलती हैं। ये आपका मेंटल वाला पार्ट होता है, यहाँ पर ये प्लेटें आकर क्या करती हैं, पिघलती हैं, और यही क्या होती है, भूकंप का कारण, भूकंप आने का कारण होती हैं। ठीक है, यही मध्यम के जो होती हैं भूकंप का केंद्र होती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा।
चलो आपको यहाँ समझाते हैं। देखो ये जो है आपका यहाँ पर, ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल जो है आपका, यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लेटें होती हैं, और ये आपकी ओशियन की प्लेटें होती हैं। जब कॉन्टिनेंटल और ओशियन की प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, यानी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिस कारण से महासागरीय प्लेटें क्या होती हैं, भारी होती हैं, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर नीचे की ओर धंसती हैं। उस कारण से यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर गर्त का निर्माण होता है, ट्रेंच बनता है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये क्या होती हैं, ये जो है ये आपका ये नीचे की ओर धंसती हैं, डेप्थ में आती हैं, और फिर ये जब नीचे की तरफ आएंगी तो ये किसके, ये आपका किस में, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचेंगी। और जब यहाँ पहुंचती हैं तो इस कारण से ये क्या होती है, ये जो लिक्विड होता है, जो सॉलिड होता है, चट्टानें होती हैं, ये पिघलती हैं। और ये आपने संवहन धारा में देखा होगा कि जैसे ही वो अपना मेंटल में पहुंचती हैं, तो मेंटल में जैसे ही पहुंचती हैं तो वो क्या करती हैं, वो पिघलती हैं और फिर वही ऊपर की ओर उठती हैं। तो जब वो पिघलती हैं, ये मेंटल में पहुंचती है, जब ये पिघलती है, इसी को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर बेनी ऑफ जोन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। देखो गहराई की बात कर ले तो गहराई आपके यहाँ पर है, जो है आपकी 35 से 70 किलोमीटर। ये जो है आपका, ये 35 से 70 किलोमीटर क्या है, पिछले केंद्र वाले भूकंप यहाँ पर आते हैं, ये है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बात कर ले तो 35 से 100 किलोमीटर, या यहाँ पे कह सकते हैं 70 से, ये 70 से 100 किलोमीटर जो है आपका क्या होता है, मध्यम केंद्र होता है। और फिर यहाँ पे 100 से 700 किलोमीटर जो है आपका पातालीय या गहन केंद्र होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भूकंप के मापन की बात करते हैं, मेजर की बात करते हैं, मेजरमेंट स्केल की बात करते हैं कि किस तरीके से सतह होता है। तो यहाँ पे मापन यानी कि रिक्टर स्केल हो गया, मेर्करी हो गया, एमएस स्केल, एमएम स्केल हो गया, है ना, मुक्त ऊर्जा यहाँ पे स्केल हो गई। तो इनके बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। भूकंप को मापने के 3 मुख्य पैमाने होते हैं, जिनमें बुनियादी अंतर समझना जरूरी होता है। चलो देखते हैं। एक सेकंड, अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका रिक्टर स्केल जो है, इसको किस तरीके से यहाँ पर कि देखा जाता है। तो रिक्टर स्केल एक ये जो नाम पड़ा, तो इन्होंने 1935 में रिक्टर महोदय द्वारा इस रिक्टर महोदय ने लघुगणकीय पैमाने पर एक भूकंपीय ऊर्जा के परिणाम को मापते हुए उन्होंने बोला। तो इस उन्होंने मतलब इसकी खोज की, इस वजह से क्या है, इस मेजरमेंट का नाम जो पड़ा वो रिक्टर स्केल पड़ा। ठीक है, मुक्त ऊर्जा की मात्रा को मापते हैं इसमें। और ये जो है आपका यहाँ पर 3 और 4 यानी कि 4 का भूकंप 3 से 32 गुना अधिक ऊर्जावान है। ठीक है, ये होता है। अगर हम इसकी आयाम की बात करें तो ये 10 गुना अधिक होता है, वृद्धि होती है इसमें। और फिर भूकंपीय ऊर्जा का यहाँ पर 31.6 गुना होता है, और 32 गुना इसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये इसकी मापने का एक वो है, मेजरमेंट है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करेंगे कि मर्कैली और एमएम स्केल की बात करेंगे। तो मर्कैली जो है, यहाँ पर मर्कैली महोदय द्वारा ये खोजा गया था, ये मर्कैली स्केल, तो इसलिए इसका नाम मर्कैली पड़ा। भूकंप की तीव्रता मापता है ये, ठीक है। विनाशकता की मात्रा का मापन है, मतलब ये भूकंप की तीव्रता को भी मापता है और इनकी जो विनाशकारी मात्रा है उसको भी ये मापता है, ठीक है। रेंज इसकी बात कर ले तो 1 से 12 अंक तक का इसका जो इस रेक्टल की जो इनका है स्केल, इसकी रेंज है कि 1 से 12 तक का इसमें अंक होते हैं और इसे इस स्केल द्वारा विनाशकता की क्या मापन यानी मात्रा का मापन भी किया जाता है। अब हम एमएम स्केल की बात करेंगे कि एमएम स्केल क्या है। ये जो है आपका इस स्केल मुक्त ऊर्जा का क्षेत्रफलीय विस्तार इससे क्या कहते हैं, मापते हैं। इसका क्षेत्र जो भी है इससे मापते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा है कि यहाँ पे हमने कवर किया कि हमारे स्केल कौन कौन से होते हैं और इसका क्या क्या रोल होता है। ये आपका क्विक रिवीजन हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आप इसे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पॉइंट वाइज की पॉइंट है, जो आप कहते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो वो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स की तरह है, ठीक है, जो आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपका है कि ज्वालामुखी भूकंप और भूकंप के कारण क्या है, यहाँ पर आने के भूकंप के कारण क्या है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो भूकंप के 2 कारण होते हैं आने के। एक आपका यहाँ पर है प्राकृतिक कारण, या कह सकते हैं पृथ्वी से संबंधित। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो गया पृथ्वी से संबंधित हो गया, और एक हमारा होता है यहाँ पर पृथ्वेत्तर, यानी कि यहाँ पे जो आपका पृथ्वी के जो इंटीरियल होता है, एक्स्ट्रा इंटीरियल, इससे संबंधित होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी का ठंडा होना ये एक कारण रहा है भूकंप आने का। भ्रंशन हो गया, फॉल्टिंग हो गया, इसके कारण भूकंप आता है। ज्वालामुखी के कारण आता है। फिर यहाँ पे इलास्टिक जो आपका रिबाउंड होता है थ्योरी, इसके कारण आता है। और प्लेट टेक्टोनिक के कारण यहाँ पे भूकंप के हमने देखा कि इस तरीके से भूकंप आता है या उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने दूसरा पॉइंट में देखा कि जो हमारी उल्का पिंड है उसके कारण जो है पृथ्वी पे जब उल्का पिंड गिरता है तो उस कारण से भी भूपर्पटी पे हलचल होता है, जिस कारण से यहाँ पे भूकंप आते हैं, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो अपसारी प्लेट हो गई, अभिसारी प्लेट हो गई और रूपांतरित प्लेट हो गई, ठीक है। अब अपसारी प्लेट में क्या होती हैं, यहाँ पे जो दोनों प्लेटें हैं ये आपस में क्या होती हैं, यहाँ पे आपस में अलग होती हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट ये खिंचाव करती हैं, जिससे ये क्या होती है प्लेटें दूर जाती हैं। और इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मैग्मा क्या होता है, राइज होता है, मतलब मैग्मा निकलने के लिए प्रयास करता है। जब यहाँ पे प्लेट एक आपस में दूर जाती हैं, इस कारण से यहाँ पे क्या होता है मैग्मा बाहर निकलता है, जिसके कारण क्या होता है पृथ्वी पे हलचल होती है और इसी कारण से भूकंप आता है। अब सारी प्लेट में क्या होती हैं, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं और जिस कारण से यहाँ पर ओशियन वाली प्लेट जो है ये क्या होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से क्या होती है दूर होती है, सॉरी कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है ओशियन प्लेट के ऊपर मतलब चढ़ती है, और ये जो आपकी ओशियन वाली प्लेट है वो क्या करती है उसके नीचे दबती है, क्योंकि भारी होती है इस कारण से वो नीचे की तरफ धंसती है। इस तरह से क्या होता है यहाँ पर ट्रेंच का जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका सबडक्शन जोन है या यहाँ पे ट्रेंच फॉर्मेशन है उसका निर्माण होता है। ये आपका ये वाला पार्ट है, ये ट्रेंच का यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो गया कौन सा जोन होता है आपका बेनी ऑफ जोन हो गया, ठीक है।
यहाँ पे मैग्मा क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये ठोस लिक्विड जा रहा है ये क्या होता है, ये पिघलता है और फिर ये ऊपर की तरफ उठने के लिए प्रेरित करता है लिक्विड बनकर। ठीक है, रूपांतरण या संरक्षित प्लेट में क्या होता है, ये सडनली आपस में ही क्या करती हैं, घर्षण करती हैं। मतलब दोनों प्लेटें आपस में ही क्या करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। ये आपस आप मतलब इस तरीके से ये क्या कर रही हैं, घर्षण कर रही हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि जैसे किसी दो पत्थर को लीजिए और आपस में रगड़िए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो घर्षण का क्षेत्र होता है, वो मतलब काम करता है। तो इसी तरीके से जब ये करती हैं तो इससे क्या होता है, पृथ्वी पे हलचल होती है, इस कारण से भी भूकंप के आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि भूकंप के प्रकार के बारे में, जो हमारा फोकस मूल है, जहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये आपका क्षेत्र है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 35 से 70 किलोमीटर कौन सा क्षेत्र होता है, चिछला केंद्र होता है। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 70 से 300 किलोमीटर हमने देखा कि यहाँ पे आपका क्या है, मध्यम केंद्र हो गया। ठीक, फिर 300 से 700 किलोमीटर हमारा पातालीय यानी गहरा या डीप क्या है, प्लूटोनिक हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे देखेंगे भूकंप के प्रभाव, क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सकारात्मक प्रभाव होता है, एक आपका नकारात्मक प्रभाव होता है। सकारात्मक प्रभाव वो होते हैं जो मृदा के निर्माण की में तीव्रता होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी यहाँ से होती है, झील का निर्माण कैसे होता है ये जानते हैं, दरार का निर्माण और स्थलखंड कैसे होते हैं, नीचे धंस जाते हैं और खाड़ी का निर्माण करते हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सकारात्मक में। नकारात्मक क्या है, जनधन की हानि, भूस्खलन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हानि होती है, नदियों का मार्ग परिवर्तित या होता है जिसके कारण बाढ़ के आने के चांसेस होते हैं, ये देखेंगे। और सुनामी, ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर होती हैं। आर्थिक स्थिति पर प्रभावी जो आपका यहाँ पर प्रभावी होना, जब इन सब चीजों के कारण क्या होती है, आर्थिक स्थिति तंगी होती है, इस कारण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हम लोग ये चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे छाया क्षेत्र के बारे में। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आप ये जरूर पढ़ें अच्छे से। भूकंपीय छाया क्षेत्र होती है जहाँ भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे दो तरंग की बात होगी, एक तो आपकी होगी पी तरंगे, यहाँ पे होगी पी तरंगे। तो पी तरंगे सभी माध्यम यानी कि ठोस एवं क्या लिक्विड में क्या होती हैं, सभी में ये गतिशील होती हैं पी तरंगे। और एस तरंगे क्या होती है, केवल ठोस में गतिशील होती हैं, ये हमने आगे पढ़ा। ठीक है, अब ये कितने, ये मैंने बताया आपको दो प्रकार की होती है, पी तरंगे छाया क्षेत्र और कितनी एस तरंगे छाया क्षेत्र होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक आपका पी तरंगे हो गया और एक एस तरंगे छाया क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं छाया क्षेत्र और ये एस तरंगे छाया क्षेत्र। ठीक है, ये हो गई। अब ये क्या होती हैं, जो पी तरंगे होती है यहाँ पर, ये देखो लिखा हुआ है, ये दो प्रकार की होती हैं। पी तरंगे जो हो गई आपकी यहाँ पे, ये जो है ये आपका कितना 145 डिग्री से 145 तक का पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक का, ये पूरा निचला भाग जो होता है ये क्या होता है, ये आपका बॉटम हाफ होता है, यानी कि ये आपका इनका छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, यह जहां यह कहा जा सकता है कि तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर जो है आपका
हाँ देखो, जो ये आपका है यहाँ पर, ये जो आपका है 100, ये वाला पार्ट, ये 145 से 145 से क्या है, ये डिग्री है, तो ये आपकी क्या होगी, ये पी तरंगी होगी। और जो ये वाला पार्ट है, ये 105 से, यानी यहाँ से 105 से और इधर से 105 तक, ये क्या होती हैं, ये आपकी जो होती हैं, ये आपकी एस तरंगे होती हैं। क्योंकि ये क्या होती हैं, ये लिक्विड में नहीं जाती हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर आती हैं ईपी सेंटर पे, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पर आती हैं, मेंटल की तरफ से आएंगी, फिर यहाँ पर क्या होती हैं, ये लिक्विड में नहीं पहुंच पाती है, मेंटल में नहीं पहुंच पाती है, तो इनका जो मूव ऑन होता है, मतलब ये इनकी जो तरंगे होती हैं वो इस तरीके से क्या करती हैं, अपना रूट चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में क्या, ये पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए ये इनका क्या होता है, ये छाया क्षेत्र होता है। और जो एस तरंगे है, पी तरंगे है, ये इस तरीके से आती हैं और ये क्या करती हैं, ये लिक्विड में भी पहुंच जाती हैं, लिक्विड को भी क्रॉस कर लेती हैं। तो ये इस तरीके से, लेकिन कोर में ये इंटर नहीं कर पाती हैं, ये कोर में इंटर नहीं कर पाती हैं, इस कारण से ये इस तरीके से अपना रूट चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पी तरंगे, ठीक है। तो ये आपने छाया क्षेत्र पढ़ लिया कि पी तरंगों और एस तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होती है। अब यहाँ पे देखेंगे किसके, मैग्मा विद गैस और लावा के बारे में देखते हैं कि क्या है। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के बारे में देखेंगे, इनका प्रोसेस क्या है। जब यहाँ पर मैग्मा, प्रक्रिया जिसमें मैग्मा भू सतह पर आता है, जब मैग्मा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इतना लिक्विड होता है, यहाँ पे जब बहुत ही तेजी से हीट होता है यहाँ पर, इस कारण से ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। और जब ये ऊपर की ओर उठता है तो ये किससे, क्रस्ट से टकराता है, और जब ये क्रस्ट से टकराता है तो ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है इस तरीके से, और ये क्या करता है, सतह पर आ जाता है। जब ये सतह पर आता है तो ये चारों तरफ क्या करता है, ये इस तरीके से फैलने लगता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। अब ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखते हैं। ये आपका क्या है, ये आपकी एक नली होती है, ठीक। और यहाँ पर ये इस नली से क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। ये आपका क्या होता है, छिद्र क्षेत्र होता है, यहाँ पे इसी को कहते हैं क्रेटर, क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। इस रास्ते से क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है, ये इस तरीके से यहाँ पर पिघलकर नीचे की ओर आता है। और जब ये नीचे की ओर आता है तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं जमता है, और ये जब जमता है तो यहाँ पर पहाड़ पर्वत और इस तरीके से पठार इनका निर्माण करता है, ठीक है। अलग अलग आकृतियों का ये निर्माण करता है, ठीक। ज्वाला से निकलने वाले पदार्थ की बात कर ले तो यहाँ पे गैस हो गया, वाष्प होता है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि वाटर हो गया, ठीक है, वाटर वेपर हो गया, यहाँ पे जलवाष्प हो गया, गैसेस होती हैं, यहाँ पे CO2 हो गई, SO2 हो गई, CO हो गई, CH4 हो गया, ये सब आपके निकलते हैं। ठोस कण की बात कर ले तो यहाँ पे क्या है, लोपली यानी कि मटर के दाने की तरह के समान होती हैं, वो निकलती हैं। फिर यहाँ पर आपका जो बम्बों के बड़े चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका, फ्यूमिस हो गया, जल से घनत्व से कम तैरता है, वो निकलता है। यहाँ पर तरल यानी लावा मैग्मा निकलता है। तो ये आपके यहाँ पर ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक। अब भूकंप के वितरण की बात करते हैं कि भूकंप के वितरण की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर होते हैं। तो ये आपका पूरा विश्व का मैप है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका निकलता है, ठीक है। ये एरिया जो है ये क्या है, ये भूकंप का यहाँ पर जोन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप देखे जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपका ये आपका पूरा क्या है, ये वाला पार्ट है आपका, कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपके पहाड़ी एरिया हो गए यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आपका कह सकते हैं तो गुजरात एरिया में देखने को मिलते हैं। ये आपका गुजरात है ना, तो यहाँ पर इस एरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
आपका जैसे जोन आपके हो गए कि हाई रिस्क वाले जोन हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ये हो गया। और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, हिमालय वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, यहाँ पे जितने भी हैं, आइसलैंड, यहाँ पे देखने को मिलते हैं ज्यादातर करके भूकंप। ठीक, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर ये एक शॉर्ट नोट्स है कि आपके प्लेट विवर्तन की से क्या होता है, भूकंप का सबसे मुख्य कारण होता है जिससे भूकंप आते हैं, पी वेव तरंगे होती हैं जो आपके यहाँ पर जो है 145 यहाँ पर होगा, ठीक है। एस वेव 105 का छाया क्षेत्र जोन होता है। फिर यहाँ पर क्या है, प्लेटोक्टोनिक अर्थक्विक यहाँ पे होता है, जो आपका है प्लूटोनिक यहाँ पे अर्थक्विक हो गया, ये 300 से 70 किलोमीटर की रेंज में होता है। ज्वालामुखी गैसों में सबसे ज्यादा जलवाष्म क्या होता है, जलवाष्म होता है 60 से 65% होता है। फिर यहाँ पर प्यूमिस जो होता है पानी में तैरने वाला पत्थर होता है। भारत में सबसे खतरनाक भूकंप क्षेत्र जोन कहाँ पर है, हिमालय पूर्वी क्षेत्र या फिर कच्छ, वो कच्छ का क्षेत्र है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर हमने भूकंप कवर किया कि भूकंप क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से कवर मैं करने की कोशिश की हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैंने पढ़ाने को तो मैं यहाँ पर आपको थ्योरी वाला पार्ट भी कवर कराती, बट थ्योरी वाला पार्ट का यहाँ पे कोई वो नहीं है, यहाँ पे आप फैक्ट अभी फिलहाल के लिए पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ज्वालामुखी कवर करने वाले हैं, वॉल्केनो की ज्वालामुखी किस तरीके से आती है, इसकी वीडियो आप तक अपलोड हो जाएंगी। तो चलिए आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अभी तक अगर चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए। ये वीडियो जो है ज्योग्राफी की, ये मान के चलिए कि यूजी पीजी के बच्चे भी यहाँ पर दे सकते हैं, जो एमए और बीए कर रहे हैं वो भी यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ से चीजें कवर कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। और जो प्रोफेसर बन रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से समझाना है, ये भी आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी चीज़ों को अच्छे से कवर करें, अपनी तैयारी करते रहें। और यहाँ पर सारी आपको प्रैक्टिस भी मिल रहे हैं, पेपर 1 की, पेपर 2 की भी प्रैक्टिस मिल रही है। बहुत जल्दी अब आपके साथ मैराथन भी होने वाली है लाइव क्लासेस के साथ, तो परेशान ना होइए, आप लोग अपनी तैयारी करें और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए तो अवेलेबल हुई हूँ, ठीक है। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और सेकंड बात कि जो आपने यहाँ पर जो भी अभी नए स्टूडेंट हैं वो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।